ओके, द फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म ही इस्तेमाल किया है, एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, दैट मीन्स 1773 से, वैसे तो स्टोरी और भी है बट हम हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने के बजाय सिर्फ बैकग्राउंड देखेंगे कि एक्ट्स के फॉर्म में, लॉ के फॉर्म में हिस्ट्री से हमें क्या मिला। सो 1773 से स्टार्ट करेंगे, 17 आपको 84 मिलेगा, देन 1813, 1833, 1853, 1857 में रिवोल्ट हो गया है ना, और इसके बाद 1858 का एक्ट आएगा, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 एंड फाइनली 47। ये मिनिमम एक्ट्स हैं जो पढ़ना है, यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में आपको देखना। आप बोलेंगे सर आपको तो याद है, हमें कैसे याद होगा? तो इसी का नाम एग्जाम है कि याद करना पड़ेगा, है ना, और कोई चारा नहीं। कैसे याद होगा? पहले आप एक एक एक्ट मेरे साथ समझोगे ईयर वाइज, अभी तो दिखने में हैवी लग रहा है, जब अंदर अंदर की स्टोरी समझोगे तो कुछ रिलेट करके याद कर पाओगे आप। गॉट इट? 1947। नाउ इवोल्यूशन, इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे बन के आया, क्या अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात हो रही, तो उसका बैकग्राउंड अब यहां से 47 से क्या होगा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ोगे, जैसे कि इलेक्शन कैसे हुआ, मेंबर्स कौन आए, नंबर्स कितने थे, डिफरेंट कमिटीज वर देयर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ही कम से कम एक चैप्टर पूरा लिखा गया, और यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं बट मेंस में भी आ सकता है। नाउ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फीचर अलग से पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, अलग से हमें समझना है, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 1, 2, 3, 95, इसको बीच बीच में हमने अमेंड किया है। अमेंडमेंट्स, अमेंड करने पर क्या करते हैं, हम हर अमेंडमेंट को एक नंबर देते हैं। तो आपको 1 से लेकर 106 अमेंडमेंट तक सारा कुछ याद नहीं रखना है, इतने हो चुके हैं, और हर अमेंडमेंट को हम नंबर देते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें से कितना याद रखें, तो मैं आपको सेलेक्टेड 25 अप्रॉक्स तैयार करा दूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बोलेंगे सर पूरा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आप नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं किए थे अपने टाइम पे, और इनफैक्ट किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना। एक्सपर्ट्स को भी याद नहीं रहता, जब जरूरत होती है तो वो वाले पोर्शन में जाते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ऐसे आप भी करोगे। लेकिन कुछ चीजें आपको बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए, दैट इज गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अमेंडमेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका लॉजिक समझेंगे, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है रिजर्वेशन में अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, आई होप कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट बनाया होगा, नहीं बनाया तो बनाएंगे या बना होगा, इट्स ओके, है ना। तो आप देखोगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ, तो आप ना तो ओबीसी में है, ना तो आप एससी में है, ना एसटी में है, ना जनरल में, सबके लिए बना किसी खास के लिए नहीं बना, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए बना। उसके लिए हमने अमेंडमेंट किया और प्रोविजन जोड़ दिया, पहले नहीं था। तो ऐसे आपको उन प्रोविजंस को याद रखना है, उसकी स्टोरी समझेंगे, क्यों किया, किस बैकग्राउंड में हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और उसे फाइनली अमेंडमेंट क्यों किया। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ऑल प्रोविजंस नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। दैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे
सेलेक्टेड आर्टिकल्स करेंगे। सेलेक्टेड आर्टिकल्स में आप बोलेंगे सर हमें कैसे समझ में आएगा, तो 12395 में से अप्रॉक्स 200 को हम लोग चूज करेंगे, उससे भी कम 150 के अप्रॉक्स। तो आप बोलेंगे सर 150 भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन इससे कम करोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आर्टिकल्स में ही तो है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हिस्ट्री में ये कंप्लेन नहीं कर पाओगे ना कि सर इसमें थोड़ा ईयर कम करो, बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं बोल पाओगे ना भाई, जितने ईयर्स गुजरे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, उसके क्वांटिटी, फैक्ट्स की क्वांटिटी कम ज्यादा की जा सकती है, बट जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये लगभग 200 के प्रोविजंस में ही पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जुडिशरी का अपॉइंटमेंट 124 पढ़ना, अब हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट 214 में पढ़ना है, तो आपको याद करने के लिए वो टेक्निक डेवलप करें 124 एंड 214, ऐसे कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी तो आपको याद रहेगा। अच्छा, इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे होता है, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स से याद करोगे आप, और कई बार पढ़ने के बाद वो फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, आर्टिकल्स आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब केवल आर्टिकल का नंबर रटने से कुछ नहीं होगा, अंदर के जो प्रोविजन है वो यूपीएससी पूछती है। बट आप बोलेंगे सर मान लो मुझे नंबर याद नहीं बट प्रोविजन याद है, तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, बट सेफर साइड के लिए नंबर भी याद रखना हमें। इज इट क्लियर? जैसे अभी मैंने बोला आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट तो याद था, सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिटेल याद था, आप बोलेंगे सर नंबर याद नहीं मुझे, इट्स ओके। जैसे अभी आपने बोला नंबर याद नहीं होता, इट्स ओके, लेकिन नंबर याद रखने से प्रीलिम्स के आए हुए एक दो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होता मेंस का आंसर देते वक्त कि ये किस आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। नंबर 3, अब एआई के जमाने में जैसे ही आप एआई को गाइड करोगे कि आंसर लिखकर दिखाओ, तो आपको दर 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 आंसर लिखकर दिखा देगा विद गुड पॉइंट्स। मान लो वो पॉइंट्स आप में से किसी एक को याद रह गए जो एआई ने आंसर लिख कर दिया, और आपने एज इट इज वही उतार के मतलब लिख कर आ गए एग्जाम हॉल में, तो आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एआई ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स इनकलकेट करता है अपने आंसर्स में। जितना मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, जितना ह्यूमनली कोई नहीं सोच पाएगा, वो मशीन ही कर सकता है, क्योंकि वो 50 लाख पेजेस से सर्च करता है और बेस्ट लिख कर दे देता है। वो उसको जैसा फीड करते हैं वैसा वो आंसर लिख कर देता। गॉट इट? तो अभी क्या होगा आने वाले दिनों में कि कुछ बच्चे होंगे जो एआई के सपोर्ट में आंसर तैयार करेंगे और उसी को रट्टा लगा लेंगे कि इसने जो आंसर दिया यही मुझे लिख के आना है, और आप देखोगे वो सक्सेस भी हो जाएंगे। बट उनकी सक्सेस के पीछे वो एआई का आंसर नहीं होगा, उनके सक्सेस के पीछे ओवरऑल प्रिपरेशन है। उसमें से 2-4 चीजें आप एआई से कॉपी कर सकते हो कि एआई से पूछूं इसका आंसर क्या है, तो देखें जरा एआई क्या आंसर देता है। तो आपको क्या मिल गया? एक मॉडल, आधार। लेकिन एआई को शब्दों को चुराना नहीं, क्योंकि उसके शब्द बड़े रिफाइंड हैं, उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो चूज करता है, और आप अपने देसी स्टाइल में लिखोगे तो देसी स्टाइल ही आपका आंसर है। आप उसको रट के लिखोगे तो एग्जामिनर पहचान जाएगा कि एआई को कॉपी किया है, और हो सकता है वो नाराजगी में नंबर काट भी दे। आप पॉइंट्स देख सकते हो कि ये फैक्ट्स क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई में एआई को आप धीरे से शामिल कर सकते हो कि मान लो ये आंसर लिखता तो क्या लिखता। तो आप ये तो कर ही सकते हो ना कि अगली बार मुझे भी याद रखना है, मुझे भी सर्च करके रखना है। तो इतने फैक्ट्स हैं। कल हमारा एआई मैंने बताया था कि पाथ का एआई की तैयारी चल रही, तो हमारे जो यूएस के डेवलपर हैं उनके साथ कल रात में करीब 11:30 बजे रात में बातचीत चल रही थी। तो इसी बात पर डिस्कशन हो रहा था। हमें डिस्कस करना होता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। मतलब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन वो लोग काम कैसे करते हैं उसका थोड़ा आइडिया। तो हम बहुत देर तक डिस्कशन में लगे रहे कि क्या बच्चे को इतना याद होगा, नहीं होगा, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है, नहीं। बहुत हम घंटे 2 घंटे तक एक ही पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, एवरी नाइट ऐसा होता है हमारा। तो उस पर डिस्कशन हुआ, मैंने अपना पॉइंट रखा कि
एआई से मान लो कोई बच्चा एआई बेस्ड आंसर लिख रहा है तो उसको क्या यूपीएससी मार्क्स देगी? देगी, क्योंकि मान लो फैक्ट्स याद हैं उसको, उन्हें उसने फैक्ट्स का सपोर्ट ले लिया, तो आपका आंसर बाकी से यूनिक दिख रहा है क्योंकि आपने फैक्ट्स ले रखा, और मैंने जनरल लिखा है तो मुझे कम नंबर मिलेंगे। आपने प्रॉपर रेफरेंस दे रखा फैक्ट्स का, एंड दिस आंसर स्टाइल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक आंसर। मैं अक्सर मेरे मुंह से ये शब्द सुनोगे, ब्यूरोक्रेटिक आंसर। इसका मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेट अपने पॉलिटिशियंस को जैसे रिपोर्ट करेगा, क्या हम वैसा आंसर दे सकते हैं? यस, समटाइम, नॉट फॉर एवरी क्वेश्चन बट फॉर फ्यू क्वेश्चंस, राइट? हम कर सकते हैं वैसा। तो मैं गाइड करूंगा कैसे करना है। अभी बिल्कुल घबराना नहीं कि सर तो एआई की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना है ना अभी। लेकिन हाँ, जो रिसेंट जो ट्रेंड है उसको नहीं समझोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्लियर है? और रायपुर में बैठ के भी एआई चलता है, दिल्ली में बैठ के भी वही एआई चलता है, और यूएस में बैठ के भी वही एआई चलता है। इसलिए अब अपने आप को पिछड़ापन समझना भूल जाओ, है ना। अभी अब सब इंटरनेट की दुनिया में एवरीबडी इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आप नहीं ढूंढ पाए बात अलग है, आपके नीचे गांव वाला कोई बच्चा ढूंढ के बैठा है तो वो आपसे आगे है, भले वो गांव में रह रहा है। सो दैट्स वाई एवरीबडी इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ इन्फो एज, है ना। तो बात हो रही थी कि सेलेक्टेड आर्टिकल्स हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि पहले ही बोला सिग्निफिकेंट प्रोविजंस चाहिए, नॉट ऑल। देन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर टर्म है जिसे जुडिशरी ने दिया है। कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। ऐसे मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है, पिलर्स हैं बेसिकली। तो इसको इंडियन जुडिशरी ने डिफाइन किया था कि इनको आप गिरा नहीं सकते अमेंडमेंट से, मतलब पार्लियामेंट इसको अमेंडमेंट करके गिरा नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट क्या है आगे समझाऊंगा। लेकिन जुडिशरी ने बोला इनको छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप जो भी बदलना है बदल सकते हो। तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो इतने में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका आ गया। गॉट इट? ये आपके सिलेबस का पहला स्लाइड, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन सिलेबस पे बात कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा।